हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9 CBSE सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक राइट्स का मतलब है हमारा डेमोक्रेसी होती है ना। डेमोक्रेसी मैंने पढ़ा है आपको, तो डेमोक्रेसी मीन्स होता है लोकतंत्र। ठीक है, तो ऐसे ही डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। डेमोक्रेटिक राइट्स वो होते हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं, जो हमें हमें संविधान से मिले हैं। ठीक है, कि हम देखेंगे कि संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं उनका हनन तो नहीं हो रहा है, उनका हम सही से पालन कर रहे हैं या नहीं, वो हमें सही से मिल रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो यानी इनको ही कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स, जो हमें संविधान से मिले हैं। तो किस किस चीज़ का हमें अधिकार है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है हमें, है ना, शिक्षा का अधिकार है हमें, समानता का अधिकार हमें है हमें, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, ये सारे अधिकार हमें, और भी अधिकार हैं हमें। तो आज इन्हीं अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। हम चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका ओवरव्यू देखेंगे। तो इन द प्रीवियस 2 चैप्टर्स वी हैव लुक्ड एट 2 मेजर एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पहले 2 चैप्टर्स में हमने जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 2 मेजर एलिमेंट्स के बारे में देखा। इन चैप्टर 3 वी सॉ हाउ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ टू बी पीरियडिकली इलेक्टेड बाय द पीपल इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। और चैप्टर 3 में हमने देखा कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है इलेक्शन कर पीरियडिकली, उसमें इलेक्शन होते हैं और लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब है कि उसमें कोई धांधलेबाजी नहीं होती है ना, कोई धांधलेबाजी नहीं, कुछ नहीं, जो फ्री एंड फेयर होंगे। इन चैप्टर 4 वी लर्न दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशन दैट फॉलो सर्टेन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। और चैप्टर 4 में हमने देखा कि जो डेमोक्रेसी है वो 3 एलिमेंट्स पर, इंस्टीट्यूशन पर चलती है, जिसको कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स जो है फॉलो करने होते हैं। दीज एलिमेंट्स आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर अ डेमोक्रेसी। ये एलिमेंट्स जो हैं नेसेसरी तो हैं, लेकिन जो डेमोक्रेसी के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इलेक्शन एंड इंस्टीट्यूशन नीड टू बी कंबाइंड विद अ थर्ड एलिमेंट, एंजॉयमेंट्स ऑफ राइट्स। इलेक्शंस और इंस्टीट्यूशन को जो है थर्ड एलिमेंट को कंबाइन करना होगा, जो कि है इंजॉयमेंट ऑफ राइट्स। ठीक है, हमारे अधिकारों का इंजॉयमेंट। तो टू मेक अ गवर्नमेंट डेमोक्रेट, इसी से जो है एक हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक बन पाएगी। तो इवन द मोस्ट प्रॉपरली इलेक्टेड रूलर्स वर्किंग थ्रू द एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस मस्ट लर्न नॉट टू क्रॉस सम लिमिट्स। सिटीजन्स डेमोक्रेटिक राइट्स सेट दोज लिमिट्स ऑन अ डेमोक्रेसी। सिटीजन्स की, नागरिकों की जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो डेमोक्रेसी की एक लिमिट्स को तय करते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी टेक अप इन दिस फाइनल चैप्टर ऑफ द बुक। अब ये जो है इस बुक का फाइनल चैप्टर है, इसमें जो हम आगे की चीज़ें जो रह गई है उनको देखने वाले हैं। वी बिगिन बाय डिस्कसिंग सम रियल लाइफ केसेस टू इमेजिन व्हाट इट मीन्स टू लाइव विदाउट राइट्स। हम यहाँ पर कुछ ऐसे रियल लाइफ केसेस देखेंगे जिसमें हमें मतलब देखेंगे अगर ये हमारी लाइफ में नहीं होते, जो हमारे अधिकार हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर ये नहीं होते तो हमारी लाइफ कैसी होती। दिस लीड्स टू अ डिस्कशन ऑन व्हाट वी मीन बाय राइट्स एंड व्हाई डू वी नीड देम। तो इसमें ये डिस्कशन भी होगा कि हमें अधिकारों का हमारे मतलब क्या है ना, और हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। एज इन द प्रीवियस चैप्टर, जैसे कि प्रीवियस चैप्टर्स में बताया गया है, द जनरल डिस्कशन इज फॉलोड बाय अ फोकस इन इंडिया। वी डिस्कस वन बाय वन द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम यहाँ पर जो है भारतीय संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, देन वी टर्न टू हाउ दीज राइट्स कैन बी यूज बाय ऑर्डिनरी सिटीजन। और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो ये फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो हमारे नागरिकों के लिए किस तरीके से यूज की जाते हैं। हु विल प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स, इनको सुरक्षित कौन रखता है और उनको एनफोर्स कौन करता है। फाइनली वी टेक अ लुक एट हाउ द स्कोप ऑफ राइट्स हैज बीन एक्सपेंडिंग। ओके, चलिए अब शुरू कर लेते हैं इस चैप्टर को। ये तो था ओवरव्यू। लाइफ विदाउट राइट्स, अधिकारों के बिना लाइफ। ठीक है, इन दिस बुक वी हैव मेंशन राइट्स अगेन एंड अगेन। इस बुक में हमने जो है बहुत सारे जो अधिकार बार बार पढ़े हैं, है ना। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो, वी हैव डिस्कस्ड राइट्स इन ईच ऑफ द 4 प्रीसीडिंग चैप्टर्स। हमने सब में 4 चैप्टर्स पढ़े, उसमें सब में कुछ ना कुछ पढ़ा ही है। कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स बाय रिकॉलिंग द राइट्स डायमेंशन इन द ईच चैप्टर। क्या ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं आप इनको कर सकते हो। चैप्टर का जो डायमेंशन निकला कि चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा, चैप्टर 2 में क्या पढ़ा, चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में हमने क्या क्या पढ़ा है, तो क्या आप इनको फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इंक्लूड्स। डेमोक्रेसी की कॉन्फ्रेंशन डेफिनेशन पढ़ी। इंक्लूड्स उसमें क्या होता है, उसमें तो डेमोक्रेसी के बारे में मैंने पढ़ाया, लोकतंत्र होता है ना। डेमोक्रेसी मीन्स होता है लोकतंत्र, जिसमें हम अपना जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं। इलेक्टेड जो लोग होते हैं उनके थ्रू चुनते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 में हमने देखा आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बिलीव दैट फंडामेंटल राइट्स वर क्वाइट सेंट्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने जब हमारे संविधान बनाया तो उन्होंने कुछ फंडामेंटल राइट्स उसके अंदर दिए जो कि ज़रूरी हैं, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को भाई जीवन जीने का अधिकार है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है, सबको शिक्षा का अधिकार है ना, ये सब दिए गए थे। चैप्टर 3 में हमने देखा एवरी अडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू लिव एनीवेयर एंड टू बी लाइव एनीवेयर। ठीक है, कहीं पर भी वो रह सकता है, कहीं पर भी वो जी सकता है। ठीक है,
चैप्टर 4 में हमने देखा इफ अ लॉ इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है तो किसी भी नागरिक को अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर इसकी अपील कर सके। ठीक है, ये 4 चैप्टर का कंक्लूजन निकल कर आया। अब जो है हम फाइनल चैप्टर पर हैं, इसकी 5th चैप्टर पर, डेमोक्रेटिक राइट्स। लेट अस नाउ बिगिन विथ 3 एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट इट मीन्स टू लिव इन द एब्सेंस ऑफ द राइट्स। यहाँ पर हम 3 एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें पता चलेगा कि अगर जिंदगी में ये राइट्स नहीं होते, इनकी एब्सेंस होती तो क्या जिंदगी होती। तो प्राइजन इन गुटानामो बे, ठीक है, ग्वांटानामो बे, ठीक है, जेल है ये ग्वांटानामो बे, प्राइजन है, कैदी वहाँ के कैदी। ठीक है, अबाउट 600 पीपल वर सीक्रेटली पिक अप बाय द यूएस फोर्सेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पुट इन अ प्राइजन इन ग्वांटानामो बे। ठीक है, तो लगभग 600 लोगों को सीक्रेटली उठा लिया गया यूएस फोर्सेस के द्वारा, यूएस की जो आर्मी थी उसके द्वारा उठा लिया गया और उनको जो है सीक्रेट जेल ग्वांटानामो बे में जो है कैदियों के रूप में डाल दिया गया। एन एरिया नियर क्यूबा कंट्रोल बाय द अमेरिकन नेवी, एक एरिया है जो एन एरिया नियर क्यूबा, क्यूबा के पास एक एरिया है जिसको अमेरिकन नेवी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो उसमें वहाँ की जेल में कम से कम 600 लोगों को डाल दिया गया था। अनस फादर जमील इल बन्ना वॉज एमोंग देम, अनस के पिताजी जो थे जमील इल बन्ना वो भी उन लोगों के साथ थे। ठीक है, ओके। चलिए, तो द अमेरिकन गवर्नमेंट सेड, अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि दैट दे वर एनिमीज ऑफ द यूएस, उनका कहना था अमेरिकन गवर्नमेंट का कि ये जो हैं यूएस के शत्रु हैं, यूएस के दुश्मन हैं। एंड लिंक टू द अटैक न्यूयॉर्क ऑन 11 सितंबर 2001, और उनका कहना था कि 11 सितंबर 2001 को जो न्यूयॉर्क पर हमला हुआ था, टावर गिराया गया था ना, तो उनका संबंध इससे है कि उनका लिंक जो है इन लोगों से जुड़ा हुआ है। इन मोस्ट केसेस द गवर्नमेंट्स ऑफ देयर कंट्रीज वर नॉट आस्क्ड और इवन इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर इम्प्रिजनमेंट। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, गवर्नमेंट जो है कभी किसी से पूछताछ नहीं करती, सिर्फ शक के थ्रू पर ही जो है लोगों को जो है जेल में डाल दे देती है। लाइक अदर प्रेजन और भी कैदियों की तरह इल बन्नास फैमिली गॉट टू नो दैट ही वॉज इन दैट प्राइजन ओनली थ्रू द मीडिया। तो इल बन्ना की जो फैमिली थी वो जानना चाहती थी कि जो उनके पिताजी जो थे वो जेल में हैं, सिर्फ उनको जो पता चला वो मीडिया के थ्रू पता चला था। Families of prisoners, media और UN representatives were not allowed to meet them. Families of prisoners, जो prisoners कैदियों के जो परिवार हैं, मीडिया और इवन UN रिप्रेजेंटेटिव, और बल्कि UN के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं थी। द US आर्मी अरेस्टेड देम, US की आर्मी ने उनको अरेस्ट किया था। इंटरोगेटेड देम एंड डिसाइडेड वेदर टू कीप देम देयर और नॉट, इंटरोगेट किया था उनको, शक की वजह से उनको यहाँ पर रखा गया था और जो है वो डिसाइड, और उन्होंने डिसाइड किया था कि उनको वहाँ पर रखा जाना चाहिए या फिर नहीं। देयर वॉज नो ट्रायल बिफोर एनी मजिस्ट्रेट इन द यूएस, उनका जो है वहाँ पर कोई ट्रायल भी नहीं लिया गया था यूएस के सामने, बस 600 लोगों को शक के थ्रू पर वहाँ पर डाल दिया गया था। इसमें से जो थे अनस के पिता भी शामिल थे। नॉर कुड दीज प्राइजनर्स अप्रोच कोर्ट्स इन देयर ओन कंट्री। ठीक है, इनका जो था अपने देश की जो कैदी थे ये, इनका वहाँ पर जो है कोर्ट्स में भी इनका कोई केस नहीं चल सकता था, इनकी वहाँ पर भी पहुँच नहीं थी। ठीक है, तो पहले देख लेंगे जो ये लेटर है, एक लेटर लिखा है ये, ठीक है, एक लेटर लिखा है, डियर मिस्टर टोनी ब्लेयर। ठीक है, किसने लिखा है? डियर मिस्टर टोनी ब्लेयर, फर्स्टली हाउ आर यू, कि पहले मैं बता देता हूँ कि आप कैसे हो। आई सेंट अ लेटर 2 years अगो, मैं जो ये लेटर है आपको 2 साल पहले भी भेजा था। वाई डिड नॉट यू रिप्लाई, लेकिन आपने उसका आंसर क्यों नहीं दिया। आई वॉज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बट यू डिड नॉट रिप्लाई, मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था लेकिन आपने इसका आंसर नहीं दिया। प्लीज़ कैन यू गिव मी एन आंसर टू माई क्वेश्चन, कृपया मेरे क्वेश्चन का आंसर देने की कृपा करें। वाई इज़ माई डैड इज़ प्राइजन, मेरे पिताजी जेल में क्यों हैं। ये अनस है, अनस के पिताजी जेल में थे इसलिए उसने ये लेटर लिखा था। तो वाई इज़ ही फॉर अवे इन द ग्वांटामो बे, वो ग्वांटामो बे में क्यों डाला गया है उनको, क्यों इतनी दूर हैं वो। आई मिस माई डैड सो मच, मैं अपने पिता को जो है बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। आई हैव नॉट सीन माई डैड फॉर 3 years, मैंने अपने पिताजी को 3 सालों से नहीं देखा है। आई नो माई डैड हैज़ नॉट डन एनीथिंग, मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया है। बिकॉज ही इज़ अ गुड मैन, क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी है। आई हियर एवरीबडी स्पीक अबाउट माई डैड इन अ नाइस वे, मैं हर एक से उनकी जो अच्छाइयाँ सुनता हूँ, हर कोई उनके बारे में बहुत अच्छा बताता है। योर चिल्ड्रन स्पेंड क्रिसमस विद यू, उनके बच्चे जो हैं जो क्रिसमस मनाते हैं उनके बिना ही मनाते हैं। बट मी एंड माई ब्रदर्स, लेकिन नहीं, योर चिल्ड्रन स्पेंड क्रिसमस विद यू, सॉरी, आपके बच्चे जो क्रिसमस है वो आपके साथ मनाते हैं, उनसे कहा गया जिसको लेटर लिखा है। बट मी एंड माई ब्रदर, लेकिन मैं और मेरे भाई एंड सिस्टर और मेरी बहनें हैव स्पेंड ईद अलोन विदाउट आवर डैड फॉर 3 years, हमारे जो भाई और बहन हैं वो लगभग 3 सालों से ईद जो है उनके बिना मना रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, आपका इस बारे में क्या ख्याल है। आई होप यू विल आंसर मी दिस टाइम, मैं आशा करता हूँ कि इस टाइम आप मेरा आंसर जरूर दोगे। थैंक यू। फ्रॉम अनस
जमील इल बन्ना, ठीक है। तो अनस जो है उनका बेटा है, 9 ईयर्स ओल्ड है, 9 साल का है, 7/12/2005, ठीक है। तो जो हमला हुआ था 11 सितंबर को, तो उसके शक के लिए उनको वहाँ पर डाल दिया गया है। तो उसने ये बात जो लिखी है, ठीक है, 3 सालों से उनको वहाँ डाल दिया गया है। तो 2001 में ये हमला हुआ था, फिर उनको डाल दिया गया था। बाकी उसने 7/12/2005 में ये बात लिखी थी, लेटर लिखा था। चलिए अब आगे देख लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द प्राइजनर्स इन ग्वांटामो बे एंड रिपोर्टेड दैट द प्राइजनर्स वर बीइंग टॉर्चर्ड इन वेज दैट वायलेट द यूएस लॉज। तो वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमंस के अधिकारों के बारे में बताती है। उसका कहना है कि जो उस जेल में जो प्राइजनर्स रह रहे हैं, जो उस जेल में जो कैदी रह रहे हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है ना। मतलब जो यूएस के जो लॉस बना रखे हैं उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा उनके साथ में हिंसा की जाती है, दंगे फसाद उनके साथ किए जाते हैं, मिलकर उनको बहुत सारा टॉर्चर किया जाता है। दे वर बीइंग डिनाइड द ट्रीटमेंट दैट इवन प्रिजनर्स ऑफ वॉर मस्ट गेट एज पर इंटरनेशनल ट्रीटीज, ठीक है। तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, जैसा इतना गंदा व्यवहार किया जाता है। मान लीजिए दो शत्रु हैं जो आमने सामने फोर्सेज हैं, तो दुश्मन के साथ भी ऐसा व्यवहार न किया है, बल्कि उनके साथ तो दुश्मनों से भी ज़्यादा गंदा व्यवहार किया जाता है। मैनी प्रेजनर्स हैड ट्राइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दीज कंडीशंस बाय गोइंग ऑन अ हंगर स्ट्राइक। बहुत सारे जो कैदी थे वहाँ पर उन लोगों ने इसके खिलाफ जाने का फैसला किया, उन्होंने जो है भूख हड़ताल भी करी। कई बार उन्होंने इसके खिलाफ जो है आंदोलन किया, हमले किए। प्राइजनर्स वर नॉट रिलीज्ड इवन आफ्टर दे वर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी, क्योंकि कैदी जो थे वहाँ पर उनको कुछ उनका फर्क नहीं पड़ा, उनको जो है रिलीज नहीं किया गया, क्योंकि उनको जो है अपराधी घोषित किया गया था। एंड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बाय द यूएन सपोर्टेड दिस फाइंडिंग, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई थी यूएन की, जिसने इनको सपोर्ट किया। द यूएन सेक्रेटरी जनरल सेड द प्राइजन इन ग्वांटामो बे शुड बी क्लोज डाउन। यूएन सेक्रेटरी जो थे जनरल थे, उन्होंने कहा था, जो ग्वांटामो बे के जो सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने कहा शुड बी क्लोज डाउन, कि जो ये जो जेल है ग्वांटामो बे उसको क्लोज हो जाना चाहिए, उसको आपको बंद करना चाहिए। द यूएस गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस प्लेस, लेकिन जो यूएस की जो गवर्नमेंट थी उसने इस जो उनका ये स्वीकृति आई थी ना, अप्रूवल आया था, उसको रिफ्यूज कर दिया, मतलब उसको उनकी बात नहीं मानी। समझ में आया आपको? मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने सारी रिपोर्ट दी कि भाई उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया जाता है, उनके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद तो यूएन के सेक्रेटरी थे जनरल सेड, उन्होंने कहा था कि ग्वांटामो बे जो है वो बंद हो जाना चाहिए, उसको बंद कर दो उस जेल को। लेकिन जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने किसी की भी नहीं सुनी, ठीक है। तो ये तो थी यूएस की बात। अब हम बात करेंगे सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उन पे के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। देखो, द केस ऑफ ग्वांटामो बे लुक्स लाइक एन एक्सपेक्शन फॉर इट इन्वॉल्व्स द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री डिनाइंग राइट्स टू सिटीजन्स ऑफ अनदर कंट्री। देखो, ये जो ग्वांटामो बे का ये जो जेल की जो प्राइजनर्स की बात हो रही है, ये एक देश की बात है ना, तो ऐसा किसी और देश में हो रहा, नागरिकों के साथ हो रहा था। तो लेट अस देयरफॉर लुक एट द केस ऑफ सऊदी अरेबिया। आइए अब हम सऊदी अरेबिया के केस के बारे में जानते हैं। एंड द पोजीशन ऑफ द सिटीजन्स विद रिगार्ड टू देयर गवर्नमेंट, और वहाँ के नागरिकों की क्या हालत थी उसके बारे में जानेंगे। तो कंसिडर दीज फैक्ट्स, इन फैक्ट्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट है, द कंट्री इज रूल्ड बाय अ हेरिडिटरी किंग एंड द पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर रूलर्स। तो कंट्री में, इस देश में क्या था, इस देश में जो है हेरिडिटरी किंग चला रहा था, मतलब यहाँ पे शुरू से ही राजा का शासन चल रहा था, या मोनार्की चल रही थी। यहाँ पर कोई रूल नहीं था कि इलेक्ट करके जो है अपना रूलर बदल दिया जाए, यहाँ कोई ऐसा रूल नहीं था, ठीक है। द किंग सेलेक्ट द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। जो राजा था वो खुद ही लेजिस्लेचर था, खुद ही वो एग्जीक्यूटिव था, यानी राजा ही नियम बनाता था और राजा ही उन नियमों का पालन करवाता था। ही अपॉइंट्स द जजेस एंड कैन चेंज एनी ऑफ देयर डिसीजंस। वही जजों को अपॉइंट करते थे और वही सारे डिसीजन लेते थे। थर्ड है, सिटीजन्स कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज और एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट द मोनार्क डज नॉट लाइक। तो जो नागरिक थे वहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी, ना ही कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। और मीडिया जो थी, कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग, मीडिया जो थी, वहाँ की जो मीडिया थी वो भी कुछ नहीं छाप सकती थी बिना राजा की इजाज़त के, मतलब किसी को कुछ बताने की इजाज़त नहीं थी। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एवरी सिटीजन रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम। वहाँ पर धर्म के प्रति भी कोई स्वतंत्रता नहीं थी, जैसे अपने देश में होता है ना भाई, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। यहाँ पर हमारे देश में सारे धर्म एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं है, वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही धर्म चलता है। नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स कैन फॉलो देयर रिलीजन टू प्राइवेट। अगर नॉन मुस्लिम कोई वहाँ पर है तो वो अपना धर्म सिर्फ प्राइवेट में चला सकते हैं, बट नॉट इन पब्लिक। लेकिन वो पब्लिकली उसको नहीं बता सकते कि हम हिंदू हैं या फिर हम सिख हैं, जो भी हैं, तो नहीं बता सकते। वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम धर्म फॉलो होता है।
फोर्थ है वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक रेस्ट्रिक्शन, वहाँ पर जो है औरतों को इतनी सारी पाबंदियाँ हैं, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगा रखी हैं। द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ टू वुमेन, वहाँ पर क्या है, एक मैन की जो आवाज़ है वो दो औरतों के मिलाकर है। मतलब मैं समझा, जैसे क्या है, मान लीजिए ए है, बी है और सी है, तो अगर बी प्लस सी जो ये औरतें हैं, अगर दो लोग एक साथ बोलेंगी तो एक मैन की आवाज़ मानी जाएगी। मतलब समझ में आया, मतलब दुगना चलेगा औरतों का, तब एक मैन की बात मानी जाएगी। औरत को दुगने के बराबर है एक आदमी के, ठीक है, इस तरीके से होता था। दिस इज द ट्रू नॉट जस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, ये बात सिर्फ सऊदी अरेबिया के लिए ही सही नहीं है। देर आर मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर सेवरल ऑफ दिस कंडीशन एग्जिस्ट, यहाँ पर बहुत सारे देश ऐसे हैं संसार में जहाँ पर इस तरह की कंडीशंस हैं। ये तो सऊदी अरेबिया की बात थी, ठीक है। चलिए अब आगे आएगा एथनिक मैस्कार इन कोसोवो। तो एथनिक मीन्स है, जैसे मान लीजिए कोई रीजन है ना, कोई रीजन है तो वहाँ पर जैसे सारे लोग एक तरीके की लैंग्वेज बोलते होंगे, फिर सब में जैसे एक वेशभूषा हो, तो इस तरीके से एथनिक आ गया है, एथनिक मैस्कर इन कोसोवो। और कोसोवो जो है वो एक जगह है, यूरोप में पड़ती है ये, ठीक है। तो पहले एक देश था यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया जो था एक देश था यूरोप का, ठीक है। तो क्या था, यूरोप का देश था जिसमें कई सारे देश आते थे, जो फिर वो बाद में टूट गया था। तो इसमें कई छोटे छोटे देश बन गए, जैसे कि कोसोवो हो गया, सर्बिया हो गया, इस तरीके से। तो ये कोसोवो की एक घटना है। कोसोवो में किस तरीके से होता था, क्या राइट्स थे वहाँ के, जो लोगों के राइट्स थे वो किस तरीके से छीने गए, किस तरीके से उनके अधिकारों का जो हनन हुआ था, उसके बारे में है ये जो वाला जो पैराग्राफ है। तो इसमें हम देखेंगे, तो यू माइट थिंक दैट दिस इज पॉसिबल इन एन एब्सोल्यूट मोनार्की बट नॉट इन कंट्रीज विच चूज देयर रूलर्स, ठीक है। तो आप लोग सोचते हो कि ये पॉसिबल है एब्सोल्यूट मोनार्की, मोनार्की होती है जहाँ पर राजा का शासन चलता हो, लेकिन देशों में विच चूज देयर रूल, जहाँ पर अपना जो रूलर्स चुनते हैं शासक, वहाँ पर नहीं। जस्ट कंसिडर दिस स्टोरी फ्रॉम कोसोवो, कि आइए हम कोसोवो की एक स्टोरी को कंसिडर करते हैं। दिस वॉज अ प्रोविंस ऑफ यूगोस्लाविया बिफोर इट्स स्प्लिट। तो क्या था, यूगोस्लाविया जो था एक जो है देश था यूरोप का ही, जिसमें कई सारे देश आते थे, ठीक है, फिर वो टूट गए थे। जैसे कोसोवो हो गया, सर्बिया हो गया, तो कोसोवो उसी का है, एक पार्ट है। इन दिस प्रोविंस द पॉपुलेशन वॉज ओवरवेलमिंगली एथनिक अल्बेनियन। तो इसमें क्या था, जो पॉपुलेशन थी तो उसमें जो थे अल्बेनियन थे, एथनिक अल्बेनियन थे, बट इन द एंटायर कंट्री, लेकिन पूरे देश में क्या था, जो थे सर्व्स वर इन मेजोरिटी, सर्व्स जो थे वो मेजोरिटी में। तो देखो इस तरीके से बता सकती हूँ, जैसे मैं क्या था, मान लीजिए ये हमारा कोसोवो है पूरा, इस तरीके से कोसोवो है हमारा, है ना। तो इसमें जो है मेजोरिटी, मेजोरिटी में जो सर्व्स हैं, इसमें जो है मेजोरिटी में सर्व्स हैं, बाकी जो है अल्बेनियन है, ठीक है, बाकी जो है अल्बेनियन है। ये पूरा कोसोवो देश है हमारा, है ना। तो सर्व्स जो है वो मेजोरिटी में है। तो सर्व्स अ नैरो माइंडेड सर्व नेशनलिस्ट मिलोसेविक प्रोनाउंस्ड मिलोशेविक हैड वॉन द इलेक्शन। तो वहाँ तक क्या था, सर्ब का जो नेशनलिस्ट था मिलोसेविक, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे मिलोशेविक, है ना। तो उसने इलेक्शन में जीत लिया, ठीक है। मतलब क्या था, जो सर्ब्स थे, सर्ब्स की पार्टी जीती इलेक्शन में, उसने जीत लिया, ओके ओके। तो उसने जो है इलेक्शन में जीत लिया। तो हिज गवर्नमेंट वॉज वेरी हॉस्टाइल टू द कोसोवो अल्बेनियन। तो उनकी जो सरकार थी वो बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करती थी। जो अल्बेनियन पर्सन थे ना, दो तरीके के लोग थे, सर्ब्स हो गए और एक हो गए अल्बेनियन। तो सर्ब्स तो मेजोरिटी में थे, तो जब मेजोरिटी में थे तो वो सोचते थे कि भाई हम इन लोगों को दबा लेंगे, दंगा फसाद करवाते थे उनके ऊपर, अत्याचार करते थे उनके ऊपर। तो उन्होंने सोचा, तो वो जो था वेरी हॉस्टाइल टू द गवर्नमेंट कोसोवो अल्बेनियंस, कोसोवो की जो गवर्नमेंट थी उनके साथ बहुत ज़्यादा अल्बेनियन के ऊपर बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करती थी, अत्याचार करती थी। ही वॉन्टेड द सर्ब्स टू डोमिनेट द कंट्री, वो चाहते थे कि जो ये सर्ब्स हैं वो हमारा जो देश है वो छोड़कर चले जाएं। उन पर मतलब इतना दबाव डाला जाता था, उनको इतना प्रेशराइज किया जाता था कि वो अपना जो सोचते थे कि हम ज़्यादा हैं, कि हम इन पर ताकत आजमा लेंगे, तो वो हमारा देश छोड़कर चले जाएं। मैनी सर्ब्स लीडर्स थॉट दैट एथनिक माइनॉरिटीज लाइक अल्बेनियंस शुड एदर लीव द कंट्री और एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ द सर्ब। और बहुत सारे जो लीडर्स थे, जो बहुत सारे सर्ब लीडर्स थे, वो ये सोचते थे, क्योंकि वो मेजोरिटी में ज़्यादा थे, तो वो ये सोचते थे कि जितने भी अल्बेनियन हैं ये हमारा देश छोड़कर चले जाएं, या फिर हमारी गुलामी को स्वीकार कर लें, डोमिनेंस जो होती है हमारी उसको स्वीकार कर लें, हमारे दबाव में रहने लगे। दिस इज वॉट हैपन टू एन अल्बेनियन फैमिली इन अ टाउन इन कोसोवो इन अप्रैल 1999। अप्रैल 1999 की घटना है कोसोवो की, जो कि उनके साथ अल्बेनियन फैमिली थी, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, ठीक है। ये सब हुआ था वहाँ पर। तो 74 ईयर ओल्ड बतीशा होक्सा वॉज सिटिंग इन हर किचन विद हर 77 ईयर ओल्ड हस्बैंड इजेट स्टेइंग वार्म बाय द स्टोव। तो क्या था, 74 ईयर ओल्ड बतीशा होक्सा जो अपनी किचन में बैठी हुई थी विद हर 77 ईयर ओल्ड हस्बैंड, अपने 77 साल के बूढ़े हस्बैंड के साथ, इजेट, इजेट नाम था उनका,
स्टेइंग वार्म बाय द स्टोव, तो शायद वो स्टोव के पास ताप रहे होंगे, है ना। तो दे हैड हियर्ड एक्सप्लोजन बट डिड नॉट रियलाइज दैट सर्बियन ट्रूप्स हैड ऑलरेडी एंटर्ड द टाउन। ओके, they had heard explosion but did not realize that Serbian troops had already entered his town। तो उन्होंने धमाकों की आवाज़ सुनी, है ना, जब वो अचानक से ताप रहे थे वो लोग बैठ के, तो उन्होंने धमाके की आवाज़ सुनी, लेकिन उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया, उनको थोड़ी ना पता था कि एकदम से ऐसा हो जाएगा। सर्बियन की जो ट्रूप्स थी, जो सर्ब्स लोग थे, उनकी जो सेना की टुकड़ी थी, वो ऑलरेडी इंटर द टाउन, वो सारी जो है टाउन में उनकी प्रवेश कर चुकी थी। द नेक्स्ट थिंग शी न्यू, अगली बात जो थी वो जानती थी, 5 or 6 सोल्जर्स हैड बस थ्रू द फ्रंट डोर एंड वर डिमांडिंग वेयर आर योर चिल्ड्रन। 5 या 6 लोग होंगे, 5 या 6 लोग सिपाही, मतलब जो 5 या 6 सिपाही आए और उन्होंने दरवाज़ा जो था तोड़ दिया और वो डिमांड करने लगे कि वेयर आर योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे कहाँ पर हैं। दे शॉट इज़ेट 3 times इन द चेस्ट, रिकॉल्ड बतीशा। बतीशा को आज भी याद है, वो बता रही थी ना कहानी, बतीशा ने बताया कि दे शूट इज़ेट 3 times इन द चेस्ट, उन्होंने उसके सीने में, जो उनका हस्बैंड था इज़ेट, उनके सीने में 3 बार गोली दागी। विद हर हस्बैंड डाइंग बिफोर हर, उनके जो हस्बैंड थे उन्हीं के सामने जो थे वहीं पर मर गए। द सोल्जर्स पुल्ड द वेडिंग रिंग ऑफ हर फिंगर एंड टोल्ड हर टू गेट आउट, और जो सिपाही थे उन्होंने उनके हाथों से उनकी जो वेडिंग रिंग थी, जो शादी की अंगूठी थी, वो निकाल ली एंड टोल्ड हर टू गेट आउट, और जो बाहर चले गए। ठीक है, आई वॉज नॉट इवन आउटसाइड द गेट व्हेन दे बर्न द हाउस, मैं घर से बाहर निकली भी नहीं थी कि उन्होंने जो है सारा घर जो है जला दिया। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट इन द रेन विद नो हाउस, नो हस्बैंड, नो पोजिशंस, बट द क्लोथ शी वॉज वियरिंग। क्या था, अब वो बेचारी बिल्कुल अकेली रह गई, वो बेचारी जो थी वो बिल्कुल अकेली रह गई, क्योंकि जो वो सड़कों पर ऐसी बारिश में भीगती फिर रही थी, क्योंकि उनके पास ना तो घर था, ना ही उनके हस्बैंड थे, उनको मार दिया गया था। नो पोजिशंस, मतलब कुछ भी नहीं था उनके पास, बट द क्लोथ शी वॉज वेयरिंग, लेकिन सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे जो वो पहने हुए थी। दिस न्यूज़ रिपोर्ट वॉज टिपिकल ऑफ वॉट हैपेंड टू थाउजेंड ऑफ एल्बेनियंस इन दैट पीरियड। अब ये जो रिपोर्ट थी बहुत ज़्यादा टिपिकल थी, ऐसा नहीं है कि उन्हीं के साथ ऐसा हुआ या फिर उन्हीं की फैमिली के साथ ऐसा हुआ, कम से कम इसमें हज़ारों अल्बेनियंस जो थे उस समय में हज़ारों अल्बेनियन के साथ ऐसा हुआ। तो do remember that this massacre was being carried out by the army of their own country, working under the direction of a leader who came to power through democratic elections। तो ऐसा जो है अल्बेनियन लोगों के साथ हुआ, उसमें क्या था, जो वहाँ पर जो था, जो पावर थी वो मोनिशविक के हाथ में थी, जो वहाँ का लीडर था, है ना। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन, तो वहाँ पर जो इलेक्शन थे वो डेमोक्रेटिक कैसे हुए फिर। दिस वॉज वन ऑफ द वर्स्ट इंस्टेंस ऑफ किलिंग बेस्ड ऑन एथनिक प्रिजुडिसाइसिस इन रिसेंट टाइम्स। तो क्या था, वहाँ पर जो थे बहुत सारे हज़ारों की तादाद में जो है एथनिक लोगों को मारा गया, है ना। फाइनली सेवरल अदर कंट्रीज इंटरवेन टू स्टॉप दिस मैसकर, मिलोसेविक लॉस्ट पावर, हज़ारों जो देश, जो सेवरल अदर कंट्रीज, कुछ और भी जो देश थे, इंटरवेन टू स्टॉप दिस मैसकर, तो वहाँ पर भी ऐसा करने की कोशिश की गई। मिलोसेविक लॉस्ट पावर, उसके बाद जो था मिलोसेविक ने अपनी पावर जो है ख़त्म कर दी एंड वॉज ट्राइड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद उस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के तहत मुकदमा किया गया फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जिसको कि मानवता के खिलाफ, यानी कि उसने मानवता के खिलाफ एक अपराध किया था, तो उसके ऊपर जो है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के का जो कोर्ट है, सॉरी, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का जो केस था उसके खिलाफ दायर किया गया इंटरनेशनल कोर्ट में, उसके खिलाफ मुकदमा चला। ठीक है, तो ये वाली जो घटना थी वो हो गई कोसोवो की, है ना। उससे पहले हमने सबसे पहले यूएस की देखी, फिर सऊदी अरेबिया में भी देखा कि किस तरीके के जो राइट्स थे लोगों को नहीं थे। वहाँ पर औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, औरतों को आदमियों के साथ मतलब चलने का अधिकार नहीं था, कंधे से कंधा मिलाकर औरतें, मतलब आदमी अगर एक बात बोलते थे तो 2 औरतों की बात को गवाही दी जाती थी। ठीक है, इस तरीके से था। और अब हमने कोसोवो की भी ये घटना देख ली। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। ठीक है, अब आएगा जो टॉपिक आएगा राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब ये जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये लेसन भी बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो इसको भी हम पार्ट्स में ही कवर करेंगे। ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।